Hello, welcome to Open Circle. Now, in the previous class, we had been discussing about the life processes and we learned about digestion. Digestion is responsible for breaking down food into simpler food particles that can be absorbed and assimilated by cell. But ultimately, what happens to this? This is what we are going to study right now through respiration. Respiration है क्या? The process of utilizing the food to get energy is called respiration. But how do we get energy from food? It happens through a chemical reaction called as oxidation. Oxidation मतलब किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देना. To give an example, we take carbon, we add oxygen to that, means we burn carbon, it gets oxidized, and we get carbon dioxide. So in the same manner, in respiration, it is an oxidation reaction जबकि कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है. Where does it happen? It happens at a site called as mitochondrion. Mitochondrion, plural, mitochondria. Mitochondria. Mitochondria is a cell organelle and it is considered to be the site where energy is released after respiration और इसे स्टोर किया जाता है एटीपी मॉलिक्यूल में. एटीपी फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है और धीरे धीरे ये बाहर रिलीज होता है एज पर द रिक्वायरमेंट. कभी कभी आपके बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है व्हेन यू रन, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलीजेस मोर एटीपी. हाउएवर, बिफोर रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एटीपी, देयर आर सम स्टेप्स. क्या स्टेप है? ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुवेट. ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. You know that inside the cell, glucose breaks down. Glucose molecule is broken into pyruvic acid, and glucose molecule is composed of 6 carbon atoms, but pyruvic acid is composed of 3 carbon atoms. तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आप 2 पायरुविक एसिड पाओगे. ये पायरुविक एसिड और उसका सॉल्ट फॉर्म, उसे हम पायरुवेट कहते हैं. इसका क्या होता है? It further breaks down into in the mitochondria and it follows two paths. One is called aerobic respiration, another is called as anaerobic respiration. Aerob comes out of the root word air. So when oxygen or air is present in adequate amount, we call it as aerobic respiration. So type of respiration जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, पायरुविक एसिड टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. Energy is completely released and water molecule is also formed. इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. पर अगर हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा नहीं हो, जैसे कि हमारे बॉडी में जितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और होना जा रहा है उससे कम ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं, तब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड में. इथाइल अल्कोहल मतलब स्पिरिट, शराब जो मार्केट में मिलता है. ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रोब्स में जब होता है तब होता है. जैसे आपको पता होगा कि एक प्रोसेस है फर्मेंटेशन. इसमें क्या करते हैं? टू गिव एन एग्जांपल, फ्रूट के जूस जिसमें कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह रहता है, स्टार्च रहता है, या फिर व्हीट, मे बी चावल, पका हुआ उबला हुआ चावल, ये सारों को फर्मेंट किया जाता है ईस्ट के प्रेजेंस में, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में. तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में इसका ब्रेकडाउन होता है और बैक्टीरिया और माइक्रोब जब रेस्पिरेशन करते हैं, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करके पायरुवेट को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं.
तो इसी तरह अल्कोहल को बनाया जाता है। लैक्टिक एसिड मसल्स में बनता है, कुछ माइक्रोब्स में भी लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप दौड़ रहे हो तो कुछ समय में आप देखा यू माइट हैव सीन दैट आफ्टर यू रन फॉर सम टाइम योर मसल्स बिकम टायर्ड, यू आर नॉट एबल टू रन एनी मोर। व्हाई आर यू नॉट एबल टू रन एनी मोर? बिकॉज द मसल्स हैव नाउ deposition of lactic acid, and lactic acid slows down the body. अगर नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते करते मसल में क्रैम्प्स आ सकता है। तो अभी हमने देखा कि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कॉम्पाउंड, पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कॉम्पाउंड, प्लस एनर्जी रिलीज होता है। पायरुवेट का क्या होता है ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस के ऊपर। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। प्लांट और एनिमल में होता है, हायर प्लांट और एनिमल में। लेकिन अगर ऑक्सीजन लो हो तो वहां पे ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया में, और इन केस ऑफ ह्यूमन मसल्स और ईस्ट के प्रेजेंस में, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे देखिए कि जब कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहां पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी निकलता है। 38 एनर्जी करेंसी, एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी। बट जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो सिर्फ दो ही एटीपी यूजेबल एनर्जी मिल पाता है। दिस इज व्हाई पेन इन द लेग मसल्स ऑन रनिंग हैपेंस। क्योंकि जब हम दौड़ते रहते हैं हमारे बॉडी को और ज्यादा एटीपी की जरूरत पड़ती है। रिजल्ट इज दैट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एनर्जी डिमांड एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। Deposition of the lactic acid causes the leg muscles to pain. In aerobic respiration, there is an exchange of the gases. ऑक्सीजन सप्लाई होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द बॉडी। ये ऑक्सीजन एक्चुअली पहुंचता कैसे है? यूनिसेलुलर और सिंपल ऑर्गेनिज्म में उनके स्किन के ऊपर ये डिफ्यूजन हो जाता है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ a substance from its high concentration to its low concentration. हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसी सब्सटेंस को मूव करना, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो ऑक्सीजन जो एयर के अंदर है वो ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर ये अब्जॉर्ब हो जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में लेकिन ये काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के जरिए, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होता है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के गैस एक्सचेंज ऑर्गन्स हैं। दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे कि फिश के पास गिल रहता है। Fish take oxygen which is dissolved in water through the gill, and since availability of the oxygen is less in the aquatic environment, so the breathing rate of aquatic organisms is faster. उनको बार बार ब्रीदिंग करना पड़ता है बिकॉज एयर में जितना ऑक्सीजन है उससे कम पानी में है। इंसेक्ट्स हैव अ सिस्टम कॉल्ड एज स्पिरकल्स एंड ट्रैकिया। इनके बॉडी के साइड में अगर आप कॉकरोच लोगे यू कैन सी दैट स्पिरकल्स और ट्रैकिया के जरिए वो ऑक्सीजन लेते हैं। टेरेस्ट्रियल और लैंड ऑर्गेनिजम्स, इनको ऑक्सीजन एयर से मिलता है तो उनके पास लंग्स होता है, राइट? बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट, दैट्स व्हाई द ब्रीदिंग रेट is slower compared to that of the fish. Now going further with human respiratory system. In human respiratory system, we have a pair of lungs. Let's see what are the different parts of the human respiratory system with the help of a picture. तो पहले आता है नोज। नोज दो होल्स के जरिए ओपन अप होता है, उसे हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स। ये नॉस्ट्रल्स जब अंदर जाते हैं एक चैम्बर में घुसते हैं, उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी नीचे आता है और ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी के साथ एक जगह पे मिल जाता है, उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स का दो पार्ट है,
एक है नासोफेरिंग जो नाक के जुड़ा रहता है, एक है ओरोफेरिंग्स और बुकोफेरिंग्स BUCCO जो कि माउथ के साथ जुड़ा रहता है. Below pharynx you have got larynx. What is larynx? Otherwise it's known as the voice box. The voice box or larynx is a chamber through which sound is produced. From larynx a pipe goes down. नीचे पाइप जा रहा है, उसका नाम है trachea. Trachea is otherwise known as windpipe. This trachea goes into the chest. तो हमारे चेस्ट में एक बोन है मिडिल में, उसे हम कहते हैं चेस्ट बोन. दूसरा नाम है स्टर्नम. STERNUM. इस स्टर्नम के पीछे ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि टू ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. वाई की तरह, वाई की तरह. इसे हम कहते हैं ब्रोंकस. प्लूरल है ब्रोंकाई. सिंगुलर BRONCHUS. प्लूरल BRONCHI. ये ब्रोंकस फिर डिवाइड हो जाता है. It gets divided into many branches. These branches are called as bronchioles. Bronchioles. तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल मिलके एक ट्री की तरह दिखता है, पेड़ की तरह दिखता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री. एंड ब्रोंकियल ट्री जहां पे खत्म होता है उस जगह को हम कहते हैं एल्वियोलस. प्लूरल एल्वियोलाई. इन सब के अलावा देर इज अ डोम शेप्ड मसल. एक अम्ब्रेला शेप्ड मसल रहता है नीचे, इसका नाम है डायफ्राम. अब हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म को समझते हैं. ब्रीदिंग करने के लिए हमारे पास दो मसल्स रेस्पॉन्सिबल हैं. वन इज डायफ्राम, अनदर इज इंटरकॉस्टलिस मसल. ये इंटरकॉस्टलिस मसल हमारे रिब केज में देखने को मिलता है. यू नो दैट वी हैव गॉट अ rib cage. This rib cage has many ribs running like this, and in the between two ribs, you have intercostalis muscle. तो intercostalis muscle जब पुल होता है, rib cage ऊपर उठता है, and when it goes up, your chest expands, and when it goes down, your chest shrinks. जब chest expand करेगा तो lungs में air भर जाता है. The lungs get filled with air, and diaphragm at that point of time, from its dome shape, it becomes flat. ये फ्लैट बन जाता है ताकि उसमें और ज्यादा ऑक्सीजन रह सके. When it has to breathe out, the lungs have to be the air has to be breathed out. At that point of time, diaphragm becomes dome shaped again. वो फिर से dome shape का बन जाता है और intercostalis आपके रिब केज को नीचे गिरा देता है. It moves down. In this way, inhalation and exhalation happens. कुछ in-text questions हैं, जैसे what advantage over aquatic organisms do terrestrial organisms have with regard to obtaining oxygen from respiration? तो ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट है वो पानी में पहले डिसॉल्व होता है. पानी में डिसॉल्व होने के बाद वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास अवेलेबल होता है, उससे पहले नहीं हो सकता. तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को पानी से ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है. दे आर नॉट एबल टू टेक oxygen directly, so they have other ways. Some aquatic animals take oxygen from their skin, like you can consider the amphibians like frog. फ्रॉग जब पानी में रहता है उसके स्किन के जरिए वो ऑक्सीजन ले लेता है थोड़ा बहुत. Some aquatic animals use gills. Okay, so since the content of oxygen in the water is low, they have to breathe many times. So aquatic organisms have a faster rate of breathing. But in our case, in our case, okay, we have a faster rate of breathing. We have a slow rate of breathing because we can take directly oxygen from the air. What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy? हमने पढ़ा कि पहले ग्लूकोज
सेल साइटोप्लाज्म में पहुंचता है और ये ब्रेक डाउन करता है into pyruvate, which is a 3 carbon compound. Pyruvate is again broken down in two ways depending upon the availability of the air. अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, in case of yeast, which is a fungus, it produces ethanol, carbon dioxide and energy. Okay? अगर ये मसल्स में है, तो मसल्स में in the presence of lack of oxygen, it produces lactic acid plus energy. In case of uh, Also in case of some bacteria, it produces lactic acid. Lastly, in full presence of oxygen, it produces carbon dioxide, water, and energy. We have already discussed about these two modes. How oxygen and carbon dioxide are transported in the human being? Hemoglobin transports oxygen molecule in the body cell. I hope you know hemoglobin is a red pigment present inside the blood in the RBC. This hemoglobin pigment, when it combines with oxygen, it creates oxyhemoglobin. And this oxyhemoglobin, how it becomes? You know that the end point of the lungs is there is a sac-like pouch called alveolus, plural alveoli. In this alveolus, there is a lot of blood vessel around it. So the oxygen from the alveolus gets into the blood flow, and the carbon dioxide and water from the blood get into the alveolus. So in this way, carbon dioxide and oxygen exchange happens. This oxygen which gets into blood is again taken to the cell. It enters into the cell, and carbon dioxide and water from the body cell comes out. So all this is being done with the help of hemoglobin. It is oxyhemoglobin, carboxyhemoglobin when carbon dioxide mixes with hemoglobin. How are the lungs designed in human beings to maximize the area for exchange of gases? जिस तरह आपने देखा था कि इंटेस्टाइन में जो विलाई रहता है, उसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सरफेस एरिया बढ़ा देता है, उसी तरह लंग के अंदर बहुत सारा ब्रांचिंग है. दिस ब्रांचिंग्स कॉल्ड एज ब्रोंकियोल्स एंड द alveoli, they increase the surface area for exchange of gases. तो ये alveoli are the site जिससे कि area of exchange of gases increases. इसके अलावा you know that during inhalation the ribs go up because of intercostalist muscle, and the chest expands to accommodate more air. When we breathe out, it is the reverse. When we breathe in, the diaphragm also becomes flat. इससे और ज्यादा एयर हमारे अंदर जा पाता है. In each lung, we have got 300 to 350 million alveoli. Because of such a high number of alveoli, our exchange of gases become efficient. Now, we have just completed respiration. Now we will focus on transportation. Transportation in animals. How does it happen? It happens due to a system called as a circulatory system. Circulatory system is responsible for transport of various substances, and it has some parts like heart, artery, vein, blood capillary, and blood. Blood is the connective tissue
liquid connective tissue. It flows like a liquid and connects different parts of the body. That is why it is called connective tissue. हार्ट इज द पंपिंग मस्कुलर ऑर्गन. इसमें एक स्पेशल मसल रहता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक मसल. ये कार्डियक मसल दूसरे मसल से अलग क्यों है? क्योंकि तुम्हारे लेग मसल्स ज्यादा दौड़ने से क्रैम्प हो सकता है, लेकिन कार्डियक मसल जितना भी पंपिंग करे वो थकते नहीं है. दे कीप ऑन पंपिंग थ्रू आउट डे एंड नाइट. दे ऑल्सो कीप ऑन पंपिंग when you are asleep, and they are not meant to become tired. Okay, then it is small. It is just like an adult fist. एक कोई बड़े लोग हैं जिनका जो फिस्ट का साइज रहता है उतना ही छोटा हार्ट रहता है. But it has four chambers. The chambers are right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle. हार्ट में रेगुलरली कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है. The contraction is called systole, systole, and the relaxation is called as diastole. तो जब कार्डियक मसल श्रिंक करते हैं उसे कहा जाता है सिस्टोल. जब कार्डियक मसल्स एक्सपैंड करते हैं उसे कहा जाता है डायस्टोल. ये आर्टरीज क्या हैं? These are very thick-walled blood pipes that take oxygenated blood from heart to different parts of the body. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाते हैं. Then what is vein? Veins are the part or the blood pipes which bring mostly deoxygenated blood from different parts of the body into the heart. ये जो ऑक्सीजन जहां से चला गया है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें रिच है, उस ब्लड को हार्ट के पास पहुंचाते हैं. ये दोनों बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. आर्टरी टेक्स द ब्लड away from the heart, mostly contains oxygenated blood, and veins bring the blood to the heart, mostly containing deoxygenated blood. लेकिन इन दोनों प्रिंसिपल में देयर आर एक्सेप्शन, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी अलग है क्योंकि दिस हैज deoxygenated blood, and pulmonary vein ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट तक लाता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, जस्ट एक्सेप्शन को याद रखना. नाउ रिमेंबर, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड. उसमें मसल्स वॉल में ज्यादा रहता है, लेकिन वेन्स आर थिन वॉल्ड. तो देयर मे बी अ बैकफ्लो ऑफ द ब्लड. हार्ट पंपिंग कर रहा है इसलिए ब्लड चारों तरफ जा रहा है, लेकिन जब हम लेग से लेकर ब्लड को हार्ट तक ला रहे हैं वेन्स में, तो बैकफ्लो भी हो सकता है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए देयर आर valves in the vein. We have capillary. Capillaries are very, very thin pipes. These thin blood pipes come or origin out of the branching. They have single-celled walls. आर्टरी और वेन में जो वॉल है वो बहुत मोटा होता है, कैपिलरी में बहुत पतला होता है. So thin that blood nutrient can pass through these walls and go to the other side. Blood is the liquid connective tissue. It has the role of a carrier. So we saw that it carries oxygen, it carries carbon dioxide, it carries also dissolved nutrient, जैसे कि glucose, amino acid, lipid, broken, जैसे we have glycerol, fatty acid. ये सब ब्लड में ट्रैवल करता है. ब्लड का 3 पार्ट रहता है. इट हैज ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट. तो ब्लड प्लाज्मा क्या है?
It is a pale yellow colored liquid, mostly composed of water. Blood plasma forms the matrix of the blood. किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में एक ऐसा सब्सटेंस रहता है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू के सारे सेल रहते हैं. The ground substance in which all the types of cells of a connective tissue are present is called as matrix. So in case of blood, which is a liquid connective tissue, the matrix is plasma. जब कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग होता है, सूखने के बाद वहां से कुछ येलो कलर का लिक्विड निकल आता है. जो येलो कलर का लिक्विड निकलता है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा कभी कभी पेशेंट्स के बॉडी में कम हो जाता है, तो उनको प्लाज्मा थेरेपी देना पड़ता है. ओके, लेट अस गो अहेड. ब्लड सेल्स आर बेसिकली सेल्स, और ये मेजरली दो तरह के होते हैं. आरबीसी, रेड ब्लड सेल. डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल्स को ह्यूमन केसेस में कहा जाता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, क्योंकि in case of human, they do not have, the red blood cells don't have a nucleus. Anyway, red blood cells or corpuscles contain hemoglobin, which you know. Hemoglobin combines with oxygen and carbon dioxide, and oxygen and carbon dioxide gets transported throughout the body, being combined. Then we have this WBC. WBC is pale white in color. That's why we call them to be white blood cell. They also play a very important role in case of immunity. They help in fighting the diseases. Platelet. अभी जैसे डेंगू हो रहा है, platelet is much into discussion. Platelet is responsible for blood clotting. अगर कहीं पे कोई इंजरी हो जाता है, तो ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड अगर लॉस हो जाएगा तो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, एंड वी विल डाई वेरी सून. तो इसको रोकने के लिए platelets are responsible. Platelets help in blood clotting. The other name for blood clotting is called blood coagulation. Blood coagulation is a kind of defense mechanism which prevents excess loss of blood, especially in case of injury. तो डेंगू में क्या होता है, हमारे बॉडी में प्लेटलेट काउंट